नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 5 वर्षीय बच्ची का उसके चचेरे बाबा ने किया बलात्कार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस नेता राजेंद्र शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा, कहा हार की डर से घबराई है भाजपा। अलग अलग मामलों में 3 व्यक्तियों की मौत, पुलिस कर रही जांच। और श्याम शाह महाविद्यालय के चिकित्सकों ने सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन शुरू किया। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत 5 वर्षीय मासूम के साथ उसके चचेरे बाबा ने दुष्कर्म किया है। घटना रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की शिकायत मिली है। आरोपी 58 वर्षीय व्यक्ति है। दरअसल पीड़िता की मां ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 5 वर्षीय मासूम के साथ सिमरिया थाना क्षेत्र के हरदुआ निवासी बाबूलाल सिंह के नाम के व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है, जो बच्ची का चचेरा बाबा बताया जा रहा है। मां की शिकायत पर महिला पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पास्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल एक रिपोर्ट आई थी, बच्ची जो है लगभग 5 वर्ष की है। उसके बाबा यानी चचेरे बाबा, पिताजी के चाचा, जो एक ही आंगन है उनका, उस लड़की ने लगभग 20 दिन पहले उनके साथ दुष्कर्म के प्रयास जो है उनने किया था। इस बात की सूचना उसने अपनी मां को दी थी और उनके परिवार में ये मंत्रणा चलती रही। अंततः वो जो है कल महिला थाने आए थे, जिसमें तत्काल दुष्कर्म के अपराध का पंजीयन किया गया है और जो आरोपी है उनको राउंड अप किया है पुलिस ने। आज उनकी पूछताछ करने के बाद गिरफ्तारी कर न्यायालय में पेश किया गया है। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सकों ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के डॉक्टरों ने आज असहयोग आंदोलन शुरू किया। चिकित्सकों का कहना है कि मानव संसाधन कम होने के कारण वो मरीजों की सेवा अच्छे से नहीं कर पाते। 40 लोगों की सुविधाएं हैं और 150 से 200 मरीज आ जाते हैं, जिससे मरीजों की देखभाल नहीं हो पाती। सरकार हमें पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तभी इलाज अच्छे से संभव नहीं हो पाता। डॉक्टरों ने कहा कि मरीज ये सोचते हैं कि डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब सुविधाएं सरकार नहीं देगी तो वो कैसे इलाज कर सकते हैं। पहली बात ये हड़ताल नहीं है, सिर्फ 2 घंटे के लिए सरकार से असहयोग है और ये असहयोग इसलिए है कि सरकार को सद्बुद्धि आ जाए और हम लोगों की जो कुछ जायज़ मांगे हैं, और इन मांगों में विशेष ये है कि हम लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो चिकित्सकीय सेवाएँ हैं वो थोड़ा उनका स्तर कम है और उसका मुख्य कारण ये है कि हम लोगों के पास संसाधनों का अभाव है, मानव संसाधन और दूसरी तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो भी अभाव है। जैसे मरीज हमारे पास कैपेसिटी 40 है और मरीज 100-150 भर्ती हो रहे हैं, तो इस कारण से जो एक्स्ट्रा बर्डन आता है उसमें मरीज भी पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर नहीं जाते। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि डॉक्टर हमारा ध्यान नहीं दे पा रहा, जबकि असलियत ये है कि मानव संसाधन की कमी के कारण हम उन्हें 1-to-1 उनसे हम लोग समय नहीं दे पाते, ये हो रहा है। हम लोग पूरी तरह से मरीजों के हित के लिए समर्पित हैं। हम अगर उनसे प्रॉपर किसी तरह अपने समय अभाव कारण बात ना कर पाएँ तब भी हमारा ध्यान उनके उचित इलाज में रहता है। तो अगर सरकार मानव संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करेगी तो ये सब चीज़ें कम होंगी और मरीजों को जो ये लगता है और डॉक्टरों की एक नकारात्मक छवि बनती है वो कम होगा। उस पर एक हमारी पहली मांग ये है। दूसरा ये है कि हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस में और स्वास्थ्य सेवाओं में प्रमोशन, जो पदोन्नति के बिल्कुल समान अवसर नहीं है। कोई व्यक्ति 20-20, 25-25 साल एक ही पद और एक पे स्केल में रह जाता है, जिसके उसके अंदर मन में कुंठा का भाव उत्पन्न होता है और नौकरी छोड़ना, और जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फिर जाना, और जैसे अभी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, 13 मेडिकल कॉलेजेस हैं, नए मेडिकल कॉलेज में भर्ती होती है और उसी के साथ वो पद भी बहुत छोड़ रहे हैं। मोर देन 50% लोग अपने पद को छोड़ चुके हैं। तो उसके लिए देश के अन्य राज्यों में एक स्कीम लागू है जिसको कहते हैं DACP, डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। मतलब उसमें एक निश्चित समय के बाद व्यक्ति का प्रमोशन तय है और वो कुछ नियमित जैसे 20 साल की सेवा के बाद वो उच्च पद तक पहुंच सकता है, जो भी वहाँ पे हाईएस्ट पे स्केल तक पा सकता है। इससे जब समान अवसर होंगे तो व्यक्ति उसी जॉब को और अच्छे तरीके से कर सकेगा। और इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम का लागू होना, वो तो सभी जगह एक मांग है। हर व्यक्ति को वृद्धावस्था में सम्मान पूर्वक जीने का हक है। और तीसरा ये है कि जो
अनावश्यक रूप से बीच में हम लोग के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग, एसडीएम और इन लोगों को लगाने की जो बात चलती रहती है, भले ही मना हो जाता है लेकिन 6 महीने बाद फिर कोई ऐसा मसौदा तैयार होता है कि उनको फिर से यहाँ बिठाने की कोशिश की जाती है। उनको इस विषय में कोई नॉलेज नहीं है, वो आके सिर्फ काम को बिगाड़ते हैं। हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सीमित संसाधनों में मेरे ख्याल से हेल्थ सर्विसेज हम लोग बहुत उच्च स्तर की उन्हें सेवाएं दे रहे हैं और आप देखेंगे साल दर साल इन सेवाओं में वृद्धि ही हो रही है। आप अगर हमारे ओपीडी के जो आंकड़े हैं उन्हें देखें, हमारे ऑपरेशंस के आंकड़े देखें, इन पेशेंट देखें और मरीजों की जो सुविधाएं हैं, आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि रीवा शहर और प्रदेश में बढ़ रही हैं। लेकिन बस यही है कि सीमित संसाधनों के कारण मरीजों को जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए और डॉक्टरों के प्रति जो उनका एक वो होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और हमारी नकारात्मक छवि बन रही है। तो हमारे जो इस आंदोलन का उद्देश्य है वो है चिकित्सक बचाओ, चिकित्सा बचाओ। और इस आंदोलन में प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज और समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं से जुड़े हुए चिकित्सक हमारे साथ हैं और हम ये नहीं चाहते कि कल हमें आज हमारी अगर मांगें पूरी नहीं होती, मांगे पूरी क्या बात करने के लिए भी अगर हमें बुलाते हैं और कुछ हमें पॉजिटिव मिलता है तो हम आंदोलन बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे रीवा शहर के नागरिक, प्रदेश के किसी नागरिक, किसी मरीज का कोई नुकसान हो, ये बिल्कुल हमें ये पसंद नहीं और हम तो ये चाहते हैं कि बात करो, कल से हम लोग उसी तरह अपना काम करते रहें। कांग्रेस नेता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कल हुए एरोड्रम के उद्घाटन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में हड़बड़ी मची है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि मध्य प्रदेश से उनकी सरकार उनके हाथ से जा रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। अभी अधिग्रहण के तीनों चरण पूरे नहीं हुए हैं और एरोड्रम का उद्घाटन करने चले आए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी मशीनरी का जमकर उपयोग किया गया है, किराए के दर्शक लाए गए जो किराए से आए तो, लेकिन ताली नहीं बजाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अधिग्रहण कानून में जो सुधार किए थे, जिसमें 4 गुना कीमत जमीन की मिलती है, उसका लाभ भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि शिवराज सरकार ने उसे लागू नहीं किया है। ऐसे में किसानों को करोड़ों की भूमि से हाथ धोना तो पड़ेगा ही, साथ ही उनका आर्थिक नुकसान भी होगा, जो किसानों के साथ सीधा न्याय है। और क्या कहना है इंजीनियर राजेंद्र शर्मा का, जानने के लिए चलते हैं सीधे प्रेस वार्ता में। देखिए, सिंधिया जी आए थे, हवाई एरोड्रम का उद्घाटन करने आए थे। इसके बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इसके लिए कुछ शिवराज सिंह चौहान जी ने और हमारे स्थानीय नेताओं ने ज़रूरत से ज़्यादा हड़बड़ी की। अभी इसके लिए 290 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है और पहली नोटिफिकेशन हुआ है। लैंड एक्विजिशन के 3 नोटिफिकेशंस होते हैं, अभी पहला नोटिफिकेशन हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अधिग्रहण प्रक्रिया आपकी समय पर पूरी हो जाएगी। तो फिर इतनी हड़बड़ी क्यों थी इसका इनॉग्रेशन करने की, शिलान्यास करने की? क्योंकि चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि रीवा में जो उनकी सत्ता, लग रहा है कि 8 सीट उनके पास थी और वो डोल रही है, अब उनको सफलता के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। ऐसी सूरत में ये वाला जो स्टेप है आनन फानन में शिलान्यास करना, वो उनके डर को प्रदर्शित कर रहा है। मैं इसके बारे में आपको कुछ तकनीकी बिंदु बताऊंगा। पहली चीज़ तो ये कि 290 एकड़ का एक्विजिशन होना है। हमारे अगडाल गांव के जो किसान, जहां 2 करोड़ रुपए एकड़ ज़मीन बिकती है, उनको 20 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। ठीक। दूसरी चीज़, उमरी गांव, जहां आज की तारीख में 1-1, 1.5 करोड़ रुपए एकड़ ज़मीन बिक रही है, वहाँ 11 लाख रुपए प्रति एकड़ उनको मुआवजा मिलेगा। राहुल गांधी जी के प्रयासों से ये भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन हुआ था और बहुत सारे राज्यों ने उसको अपने में लागू भी कर दिया, जहाँ कृषि भूमि के जो रेट हैं कलेक्टर गाइडलाइन के, उससे 4 गुना मुआवजा दिया जाता है। पर हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक वो नहीं लागू किया। यहाँ मुआवजा का रेट बढ़ाया नहीं गया। दूसरी चीज़, 8 वर्षों से उमरी और अगडाल के रेट नहीं बढ़ाए गए। अब जब रेट ही नहीं बढ़े कलेक्टर गाइडलाइन के, तो किसानों को मुआवजा कैसे बड़े दामों पे मिलेगा? तो एक समस्या तो उसको मुआवजे को लेके है। दूसरी बात मेरी ये है कि रीवा में एयर स्ट्रिप, हवाई पट्टी 1969-70 से बनी हुई है। 71-72 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के टाइम
जो भूमि 65 एकड़ ली गई थी उसका मुआवजा बांट दिया गया था और उसके बाद वो हवाई पट्टी शुरू हुई। यहाँ से वायुदूत की, जब अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे तो यहाँ से वायुदूत की नियमित सेवाएं चलती थी। वायुदूत का हवाई जहाज चला करता था। इसके बाद अभी अभी आपको हाल में याद होगा, कुछ ही दिन पुरानी बात है, 4-5 साल पहले यहाँ से वेंचुरा की भी फ्लाइट चला करती थी। तो कोई बहुत ऐसा जैसा प्रचारित किया जा रहा है कि रीवा में कुछ नहीं था और ये इन्होंने दे दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोई एरोड्रोम नहीं बन रहा, ये उन्नयन है, उसका इम्प्रूवमेंट है। जो जिला पंचायत के विभाग हैं, तहसीलदार हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, इन्होंने तो किया ही किया। ये ढोई हुई भीड़ जो लाके इन्होंने कल का कार्यक्रम सफल किया है, उसमें मैंने पहले भी बताया कि जनता को आप ढो के ला सकते हो पर उससे ताली नहीं बजवा सकते। हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने भी एक बात कही, उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी की सरकार जब थी तो हमेशा पैसे के लिए रोते रहते थे और शिवराज सिंह जी की सरकार को पैसे की कमी नहीं है। तो कमलनाथ जी की सरकार अगर पैसे के लिए रोती होती तो 11,500 करोड़ किसानों का ऋण माफ नहीं करती। 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ रुपए माफ किया गया और 7,000 करोड़ 27 लाख का बचा था। तो अगर इस सरकार के पास बहुत पैसा होता तो ये सरकार भी किसानों का ऋण माफ करती, उससे भागती नहीं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की जो सरकार है, कमलनाथ जी की सरकार जाने के बाद उसने वर्ष 21-22 और 20-21 दोनों में, 20-21 में उन्होंने कम से कम 52,000 करोड़ रुपए नया लोन लिया और 21-22 में 40,000 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया। आज मध्य प्रदेश सरकार में कुल 3,29,000 करोड़ रुपए का लोन है, प्रति व्यक्ति 45,000 का। मध्य प्रदेश सरकार का बजट कितने का है? अभी बजट आएगा, आप देखिएगा, बजट है 2.5 लाख करोड़ का। कुल बजट आप 2.5 लाख करोड़ का लाते हो और लोन आप पे कितना है? 3.25 लाख करोड़। और इसके बाद आप बोल रहे हो मन से कि हमारे पास धन की कमी नहीं है। और कैसे धन की कमी होती? आपके बजट से ज्यादा लोन है आप पे, तो ये धन की कमी नहीं है। प्रति व्यक्ति पे 45,000 करोड़ का मध्य प्रदेश में लोन है। एक तरफ आप कहते हो कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, 1,37,000 करोड़ हो गई। तो अगर एक व्यक्ति की आय 1,37,000 करोड़ है, ऐसा सरकार बताती, उसमें 45,000 करोड़ रुपए तो आपने उसमें लोन टांग रखा है। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत 45 वर्षीय युवक की नहर में तैरती हुई लाश मिली है। सिलपरा नहर में बने गंगापुर डैम में जगदीश साकेत पिता रामप्रसाद साकेत उम्र 45 वर्ष निवासी सहिजना सुंदरनगर थाना गोविंदगढ़ की तैरती हुई लाश मिली है। घटनास्थल का निरीक्षण सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट के प्रभारी आरपी शुक्ला द्वारा किया गया। घटनास्थल पर मिले भौतिक साक्ष्यों को विवेचक ने इकट्ठा करने के निर्देश दिए। बाद में लाश को पीएम के लिए रवाना कर दिया गया। परिजनों ने मौत पर पुलिस के ऊपर आरोप लगाए हैं और थाने के सामने सड़क पर लाश रखकर जमकर हंगामा किया है। बीती रात मऊगंज के घुरहट्टा में एक घर में घुसे चोर को परिजनों ने बांधकर पिटाई की। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस उसे थाने लाई, जिसकी थाने में मौत हो गई। जब पुलिस कर्मचारी अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों को सूचना दी गई। इस मामले में पुलिस ने आनन फानन में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि मृतक कमलेश कोल शातिर बदमाश है। एक सप्ताह पूर्व स्थानीय लोगों ने चोरी की घटना की रिपोर्ट लिखाई थी, जिसमें संदेही के रूप में मृतक युवक कैलाश कोल पिता मलाधर कोल उम्र 32 वर्ष का नाम सामने आया था। देर रात पुरानी तहसील के समीप चोरी की नीयत से एक गिरी परिवार के घर में घुसा। परिजनों की नींद खुली तो उसे पकड़कर बांध दिया गया और उसकी जमकर धुनाई की गई। उसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे थाने ले आई और जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस थाने में हड़कंप मच गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। वहीं परिजनों ने पुलिस के ऊपर मारने का आरोप लगाया है। मऊगंज थाने के सामने सड़क पर शव रखकर जमकर बवाल मचाया। परिजनों के साथ आक्रोशित महिलाओं ने भी थाने में खूब हंगामा किया। मऊगंज घुरहटा से
वार्ड नंबर 10 से एक गणेश गिरी का रात्रि करीब 2:15 के आसपास डायल 100 पर एक सूचना मिली कि एक चोर उनके घर में घुसा है जिसको उनने बांध रखा है, तो पुलिस आए और उसको ले जाए। इस सूचना पर जो मऊगंज में 100 डायल की व्हीकल है उसमें धीरेन्द्र मिश्रा आरक्षक ड्यूटी पे थे और चालक भूपेंद्र द्विवेदी, ये दोनों लोग घटनास्थल पे गए। वहाँ देखा कि एक व्यक्ति जो है रस्सियों से बांधा गया था पेड़ पे। गणेश गिरी वहाँ थे, उनके लड़के विवेक गिरी, वीरेंद्र रजक और सन्ने, ये लोग वहाँ खड़े थे। लड़के ने बताया कि इनने हमें मारपीट की है और हमें बांध दिया है। उसके सर में हल्की चोट भी थी जिससे ब्लड आ रहा था। उसको उठा करके पुलिस थाने लाई और थाने से डॉक्टर सीएम ने देखा कि इसको चोट है, उसको मजरूबी फार्म भर करके और हॉस्पिटल भेजा मऊगंज। डॉक्टर ने उसका उपचार किया, दवा लिखी, उसके बाद थाना आया। थाने में आने के बाद जो है वो तेज नशा भी किया था, अशक्त था, तो मुंशी से कहा कि मैं यहीं रहूँगा, मुझे बाहर मत भेजिए। तो मुंशी ने वहाँ बैठा दिया उसको। सुबह थाना प्रभारी जब थाने में पहुँचे, इस घटना की जानकारी हुई, उन्हें चेक किया, उससे बातचीत किया, तो उसने बताया कि मुझे उल्टी से सा लग रहा है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। तो उसको उठा करके तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। इसमें तुरंत जो है 302 का मुकदमा पंजीबद्ध कर दिया गया है। इसमें जो लोग उनको बांधे थे, उनके साथ मारपीट किए हैं, ऐसे 4 लोगों के खिलाफ जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उन सभी को लगभग पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है, पूछताछ चल रही है और 100 का जो है पंचनामा बना करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और पीएम रिपोर्ट पर जो और भी चीज़ें आएंगी वो आपसे शेयर की जाएंगी। बैकुंठपुर क्षेत्र के सौर गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बैकुंठपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर गांव निवासी भीमसेन यादव उम्र 55 वर्ष सुबह सड़क के किनारे मृत अवस्था में मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को दी। परिजनों ने मामले की सूचना बैकुंठपुर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद बैकुंठपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां से मृतक की बॉडी को उसके घर ले जाया गया। पुलिस ने पंचनामा कर लिया और कार्रवाई कर रही है, जिसके बाद मृतक की बॉडी का पीएम कराया जाएगा। मृतक भीमसेन यादव की मौत किन परिस्थितियों में हुई अभी अज्ञात है। मृतक की पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि उसकी मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई। बैकुंठपुर थाना पुलिस ने मर्म कायम कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैकुंठपुर थाना अंतर्गत एक ग्राम सौर है, जहां पर भीमसेन यादव जी अपने मकान के ठीक पीछे जो है रात्रि में अपने खेत देखने के लिए उठे होंगे, तो उनका शव जो है रोड पे मिला है। उनके हाथ में लाठी वो थी, टांगी और टार्च भी था। उनके शरीर में जाहिरा कोई चोट तो समझ में नहीं आया है। प्रथम दृष्टया कुछ घिसने के निशान दिख रहे हैं, तो उनका पंचनामा बना करके पीएम के लिए भेजा गया है। परिजन का ये संदेह है कि उनके साथ मारपीट की गई है, हत्या जैसा मामला है। इस संबंध में थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा स्वयं उसकी जांच कर रहे हैं। मौके पे एफएसएल भी पहुंची थी। एफएसएल ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो है अभी 100 का। शासकीय कन्या महाविद्यालय में पड़ोस युवा संसद सेमिनार का आयोजन किया गया। कन्या महाविद्यालय सभागार रीवा में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य
G20 प्रोग्राम की जानकारी देना है। आयोजकों ने बताया कि G20 थीम पर यह कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को G प्रोग्राम के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, जिससे उद्योग, इंडस्ट्रीज और पर्यावरण परिवर्तन संबंधी डिस्कशन किया जाना है। आज नेहरू युवा केंद्र रीवा द्वारा G20 थीम पे, Y20 थीम पे जिला स्तरीय आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, जो कार्यक्रम की प्राथमिकताएं हैं, वो ये है युवाओं को G20 प्रोग्राम, Y20 प्रोग्राम, जो उनकी थीम्स हैं, जो उनके मुख्य विषय हैं, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके अलावा इंडस्ट्री 4.0 और जो क्लाइमेट चेंज, जो इश्यूज इस बार G20 प्रोग्राम में डिस्कस किए जाएंगे, उसके बारे में बताना। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है, जिसमें 19 देश, यूरोपियन यूनियन और उसके अतिरिक्त 9 देशों को इनवाइट किया गया है प्रोग्राम में। और साथ ही साथ इन देशों के अलावा बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, UNDP, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संगठनें जो इस प्रोग्राम में भागीदारी करेंगी, उनके बारे में युवाओं को जागरूक करना और इस प्रोग्राम के तहत जल्द से ज़्यादा दूर तक लोगों तक यह संदेश पहुंचाना और यह बताना कि G20 का जो उद्देश्य है वो क्या है और हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या कर रहे हैं और आगे हम क्या क्या करेंगे। पेड़ पौधे लगाते रहें, हम पानी का संरक्षण करें। हम जल संरक्षण के विषय पर भी इस ग्लोबल समिट मीट में हमने बहुत सारी चीजों को समाहित किया है। भारत सरकार ने एक परिकल्पना शुरू की है कि हम पानी का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। हमको छोटे छोटे जो जल स्रोत हैं उनको बनाने की आवश्यकता है। इस G20 मीट में माननीय मोदी जी ने एक विषय को और छुआ है। एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा विषय चलता था, गुड आतंकवाद, अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद, गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म। तो ऐसा होता है क्या? टेररिज्म दो तरह का हो सकता है क्या? टेररिज्म तो टेररिज्म है। इस भ्रांति को भी मिटाने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा एक विशेष शोभा यात्रा का आयोजन महाशिवरात्रि के दिन किया जाना है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि ये किसी भी राजनीतिक दल की यात्रा नहीं, बल्कि भगवान शिव के भक्तों की यात्रा होगी। इसमें किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं होगा और सभी लोग शामिल हो सकते हैं। राहुल पाटीदार है। मैं बजरंग सेना संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष, व्यापारी प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश में नियुक्त हुआ हूं। क्या महसूस कर रहे हैं आप ये पद पाकर? मैं बजरंग सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सदस्यगण और पदाधिकारी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इस लायक मुझे समझा और अपने संगठन में सम्मिलित किया। कैसे उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे आप? सनातन संगठन है, हिंदू संगठन है और हम सब हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन से जुड़े हैं। हम चाहेंगे जितना से जितना मेरा सहयोग इस संगठन को प्राप्त हो, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से इस संगठन को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे छोटे भाई प्रतीक दुबे के आयोजन में हो रहा है और निश्चित रूप से ये किसी विशेष राजनीतिक प्लेटफॉर्म से नहीं है। इसमें रीवा के हर एक व्यक्ति जो हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, मैं उनसे आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग सम्मिलित होइए। किसी भी राजनीतिक मंच का ये कार्यक्रम नहीं है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जो भी अपने को सनातनी मानता है वो सब लोग वहाँ पर आए। कार्यक्रम का आयोजन ढिकहा तिराहे से किया गया है। ढिकहा तिराहा से जो यात्रा है वो कॉलेज चौराहा जाएगी, कॉलेज चौराहा से सिरमौर चौराहा, सिरमौर चौराहा से अमहिया होते हुए कला मंदिर रोड होते हुए फिर से शिल्पी प्लाजा और शिल्पी प्लाजा के बाद जो इसका कार्यक्रम का समापन है, कार्यक्रम का समापन आपके कोठी कंपाउंड शिव मंदिर में होगा।
और वहां पर भव्य पूजा अर्चना होगी, महाआरती होगी, उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा और वहीं पे भंडारे का। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सिमरिया थाना अंतर्गत एक आपराधिक प्रकरण में 2 पक्षों को सजा हुई है। विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार निगम ने बताया कि 323, 249 और 506 के तहत भागवत प्रसाद, संदीप और गुरु प्रसाद मिश्रा को सजा हुई है। वहीं 148, 326 और 149 के मामले में मकरंद, सोनूराम और सुधामा को 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं आरोपी जयभान अभी फरार है। ये फैसला विशेष न्यायाधीश CM उपाध्याय ने 15 फरवरी को सुनाया। सिमरिया थाने की ये काउंटर प्रकरण है। दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई है, जिसमें एक पक्ष को 323, 294 और 506 बी में सजा हुई है। इसमें आरोपी हैं भागवत प्रसाद मिश्रा, संदीप मिश्रा और सूर्य प्रसाद मिश्रा। और दूसरा प्रकरण है जिसमें 148 और 326 और 149 में सजा पड़ी है। 148 में 2 वर्ष की सजा दी गई है और 326 और 149 में 3 वर्ष की सजा दी गई है। अर्थदंड से भी आरोप दंडित किया गया है। अर्थदंड 326 और 149 में 10,000 रुपये प्रत्येक आरोपी को अर्थदंड से दंडित किया गया है और 148 में 1,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। जुर्माना न जमा करने पर 2 माह की सजा 148 के प्रकरण में, और जो 149 और 326 का प्रकरण है इसमें 4 माह की सजा है। ये जो दूसरा प्रकरण है इसमें आरोपी हैं मकरंद कोल, सोनू कोल, सुग्रीव कोल, रामजी कोल, सुदामा कोल, महावीर कोल। एक फरार और आरोपी है जयभान कोल। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।